कक्षा 9 पाठ 4 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका हैं चपला देवी। पाठ को जानने से पहले हम उनकी लेखिका के बारे में जानेंगे। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका हैं, लेकिन इनके कृतित्व यानी कवित्व, जो रचना करते हैं उनको बोलते हैं कवित्व, तथा व्यक्तित्व के बारे में कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुष लेखकों ने बढ़ चढ़कर लिखा है, लेकिन महिलाएं भी इससे पीछे नहीं रहीं। अनेक महिलाओं ने अपने अपने लेखन कार्यों से स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। ऐसी महिला लेखकों में चपला देवी भी शामिल हैं। पाठ का परिचय। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक सच्चाई यह है। कहने का मतलब यह है कि जो ये पाठ है, इसकी जो घटना है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। इस क्रांति के प्रमुख विद्रोही नेता धुंधु पंत नामक नाना साहब की पुत्री मैना देवी आज़ादी की वह नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर भस्म कर दिया। इसी बलिदान की घटना को लेखिका चपला देवी ने गद्य रचना के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस शैली में यह गद्य रचना लिखी गई है उसे रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। रिपोर्ताज अब आप ये जो है एक फारसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्ताज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्ताज के लेखक को अपने वर्णनीय विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी जिस घटना को वो लिख रहा है उसका उसे पूरा ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसकी आंखों देखा हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशेषताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर, सूक्ष्म यानी छोटा निरीक्षण, जो लेखक होते हैं जो किसी घटना को देखते हैं उसको वो देख करके निरीक्षण करने के आधार पर ही उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विवेचन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और फिर वो रिपोर्टाज करते हैं। कहने का मतलब है कि रिपोर्टाज होता है, रिपोर्ट जो होती है वो सिंपल शब्दों में लिखी जाती है, रिपोर्टाज जो है साहित्यिक उसमें लिखी जाती है। अपने देश की आज़ादी और उसकी रचना के लिए जिन बलिदानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनका जीवन हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। किशोर विद्यार्थियों को विस्तृत यानी बड़ी पूरी गौरवमयी गाथा से परिचित कराने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से शामिल किया गया है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा में नाना साहब की छोटी या किशोरी बेटी के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इसके मुख्य 3 पात्र हैं। मैना नाना साहब की पुत्री बहुत ही निडर है, वह छोटी बालिका है, अपने महल से उसे बहुत ही प्रेम है और तर्कशील है। अपने तर्कों से यानी अपनी बातों से वह सेनापति ही के मन में करुणा यानी दया को जगाने वाली है, साहसी है, स्वाभिमानी है और वीरांगना है। दूसरे इसके पात्र हैं सेनापति ही, अंग्रेजों का बहादुर सेनापति है वह। मैना की सखी यानी सहेली मैरी के पिता हैं। मैना की बात सुन उनके मन में करुणा जागती है यानी दया भाव जाग जाते हैं। वह बहुत दयालु है, सहनशील है और मैना को माफ करने के पक्ष में हैं, यानी वो मैना को बचाने के पक्ष में हैं। तीसरे के पात्र हैं मेन जनरल आउटरम।
वो जो है अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति हैं और पाषाण हृदय वाले यानी कठोर हृदय वाले हैं जनरल है। और जनरल आउट्रम के दिल में सभी भारतीयों के लिए बहुत ही नफरत है। ये है पाठ के मुख्य पात्र यानी करैक्टर। अब आते हैं पाठ के सारांश। विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो अपनी बेटी मैना को न ले जा सके। यानी वो जब वहाँ से भाग रहे थे, बिठूर में राजमहल में जब लूट हो रही थी, लूट करके वो जब वहाँ से भागे थे तो अपनी पुत्री को वहीं पर छोड़ गई। मैना बिठूर में अपने पिता के साथ महल में रहती थी। अंग्रेज कानपुर के भीषण हत्याकांड के बाद वे बिठूर पहुँचे। वहाँ नाना साहब का राजमहल लूटा और महल को भस्म करने के लिए उन्होंने तोपें दाग दी। तोपें यानी जो होते हैं मिसाइल वगैरह। तोप दागने से पहले एक छोटी लड़की महल से बाहर आई और उसने सेनापति हे से प्रार्थना की कि महल को न उजाड़ा जाए। वो कहने लगी कि आपको दुश्मनी तो महल में रहने वालों से थे। अब वो तो यहाँ पर नहीं है, महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो हे से ऐसे ऐसी बातें कहने लगी। सेनापति हे के यह कहने पर कि वह इस मामले से मजबूर हैं, मैना देवी ने यह बताया कि वह उनकी पुत्री मैरी की दोस्त है। उसने हे को याद दिलाया कि जो आपकी पुत्री मैरी थी वो मेरी बचपन में सहेली थी और मैं आपके घर आती थी और हम दोनों प्रेम से रहते थे। आप मुझे भी अपनी पुत्री के समान ही मानते थे। ऐसी बातें उसने हे को बताई। बचपन में वे भी उसे पुत्री की तरह ही प्यार करते थे। मैना ने मैरी की मृत्यु होने का दुख भी प्रकट किया, क्योंकि मैरी जो थी मर चुकी थी और उसने बताया कि मेरी जो सहेली मैरी है वो मर चुकी है, मुझे उसका बहुत ही दुख है। सेनापति ने कहा कि सरकार की आज्ञा से यह महल तोड़ा जा रहा है और वह सरकार की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी वे जो अंग्रेजी सरकार ने ऑर्डर दिया है वह उसको मानने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर दिया है तो उसको मानना जरूरी है। तभी प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम ने वहां आकर नाना साहब के महल को अब तक तोपों से न उड़ाने का कारण पूछा। जो आउट्रम जब भी दोनों बातें चल रही थी तो आउट्रम आए और उन्होंने कहा कि आपने अब तक महल नाना साहब के महल को क्यों नहीं उड़ाया है। तो सेनापति ने निवेदन किया कि महल को बचा लिया जाए। इस पर जनरल आउट्रम ने कहा कि सरकार नाना साहब पर बहुत क्रोधित है, हमें गवर्नर जनरल से आज्ञा लेनी होगी। जब उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि हमें तो जो हमसे ऊपर हैं, हेड हैं, हमें उनसे उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग, जो उनसे आउट्रम से ऊपर थे, उनका नाम था जनरल लॉर्ड केनिंग, के आज्ञानुसार, यानी उन्होंने ऑर्डर दिया था उनके अनुसार, नाना साहब की पुत्री को गिरफ्तार कर महल को नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने उनको ऐसा आदेश दिया था। मैना को गिरफ्तार करने के लिए सारा महल छान मारा गया। यानी जब मैना क्योंकि कहीं छिप गई थी महल में, तो उसको ढूंढा गया, क्योंकि उसको अरेस्ट करना था, पर वह कहीं भी नहीं मिली। जनरल आउट्रम ने आदेश देकर नाना साहब के महल को तोपों से उड़ा दिया। रात को महल के उन्हीं अवशेषों यानी जब महल को उड़ा दिया गया था, वो नष्ट हो गया था, तो उसमें जो बची कुची राख वगैरह उसको बोलते हैं अवशेष, पर एक छोटी बच्ची को रोते हुए पाया गया। क्योंकि महल को जलाकर जो वहाँ के सैनिक थे वो रात में भी निगरानी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रात में कि कोई बच्ची महल पर बैठी हुई रो रही है, महल के अवशेषों पर। अगले दिन लंदन के प्रसिद्ध अखबार टाइम में छपा कि नाना साहब के किसी भी वंश को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। शायद जनरल हे बुढ़ापे में एक महाराष्ट्रियन
कन्या के ऊपर मोहित हो गए हैं, क्योंकि वे ऐसा आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि वे जो थे नाना साहब की पुत्री को बचाना चाहते थे। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर कन्या पर मोहित होने का आरोप लगा दिया था। उस कन्या को गिरफ्तार कर हे के सामने ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने आदेश दिया कि इस कन्या को हे के सामने ही, जो सेनापति हैं उन्हीं के सामने ही इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आधी रात को महल के अवशेषों पर, यानी जो राख के ढेर पर मैना को रोते हुए देख जनरल आउट्रम ने उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर लिया। अगले दिन महाराष्ट्र के पत्र बाखर में समाचार छपा कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण आग में जलती हुई कन्या को देवी समझकर वहां उपस्थित लोगों ने प्रणाम किया। कहने का मतलब ये है कि जब उसको जला रहे थे पुत्री को, तो वो निडर थी, निर्भीक थी, और उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो को इसमें देवी बैठी है। और जो वहां पर सभी लोग थे उन्होंने उसको प्रणाम किया। पाठ का सारांश समाप्त होता है।